हमने तय करके इस मुद्दे पर कोई खबर, कोई कार्यक्रम, कुछ भी नहीं चलाने का तय किया था, क्योंकि हम जान रहे थे कि इसके दो चार बड़े कारण हैं। पहले तो मदरसे में पकड़े गए हत्यारों की खबर को दबाना था। दूसरा, इस खबर को उठाकर हिंदुओं में जातियों के बीच झगड़ा लगाना था। और तीसरा, बेटी बचाओ अभियान से हिंदुस्तान में बेटियों के प्रति बढ़ रहे प्रेम को और हिंदुस्तान की परिवार व्यवस्था पर आघात करने के लिए पिता और बेटी की लड़ाई का मसाला लगाकर प्रस्तुतिकरण करना था। लेकिन हमने कल से तय किया और आज दूसरी बार हम इस कार्यक्रम को लेकर आपके सामने लगातार आ रहे हैं। हमने कल 7 बजे के कार्यक्रम में भी दिखाया था और आज बिंदास में इसको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के दर्शकों ने, सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों ने जिस तरीके से इस प्रकार की खबरों को दिखाने वाले चैनलों के प्रति अपना गुस्सा दिखाया, कई लोगों ने ऐसे एंकरों को ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अनफॉलो किया और अपने केबल के कनेक्शन में ऐसे चैनलों को अनसब्सक्राइब किया, ये दिखाते हुए कि इस देश में परिवार के प्रति, झूठी खबरें फैलाने के प्रति लोगों के मन में आज भी न केवल आक्रोश है बल्कि क्रियाशील होके लोग ऐसे मुद्दों पर काम करने के लिए आगे आते हैं। देश में केवल राजनीतिक बदलाव नहीं हुआ है, सांस्कृतिक बदलाव हुआ है। देश में एक ऐसी भावना जागी है जो अब लोगों को ऐसे आसानी से आघात सहने के लिए तैयार नहीं रखती, बल्कि विरोध के लिए तैयार की हुई है। और इसमें आप सब लोगों का बड़ा योगदान है। साक्षी मिश्रा के प्रकरण में एक बेटी को अपने पिता के खिलाफ ऐसे खलनायक के रूप में खड़ा किया गया कि पिता खलनायक है। मुझे बताइए कि कौन पिता चाहेगा कि उसकी 19 साल की बेटी किसी दुगने उम्र के ऐसे फड़तूस आदमी के साथ भाग जाए और उसको लोग प्रेम का नाम दे दें? कैसे चाहेगा? नहीं चाहेगा। लेकिन चाहकर भी उसका कोई प्रूफ ना होते हुए उसने धमकाने का ऐसी खबरें बनाई गई। उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए खुद के पार्टी के अंदर के, दूसरे पार्टी के अंदर के और मीडिया के लोगों ने उसको मसाला लगाकर ऐसा तड़का दिया कि उस परिवार के ऊपर क्या मानसिक आघात हुआ होगा हम समझ सकते हैं। आज के बिंदास बोल में शुरू में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मैं चाहूंगा कि इस देश का हर वो बेटी का पिता, और खास करके अगर ऐसी कोई बेटी फोन करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करे कि ये परिवार व्यवस्था को तोड़ने वाला अभियान कैसे गलत था और ऐसे मीडिया को बाइकआउट करना चाहिए, तो मैं ऐसे कॉल को आज जरूर लेना चाहूंगा। लेकिन पहले जरा विस्तार से घटनाक्रम देखिए। टीवी हो या सोशल मीडिया, हर तरफ साक्षी मिश्रा की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। मीडिया के लोगों को बेटी के इस कदम से परिवार को होने वाली क्षति क्यों नहीं दिखाई पड़ती? और इसको जातीयवाद का रूप भी दिया गया। हिंदू धर्म, हिंदू जब एक होता है तो राजनीति से लेकर बड़े सामाजिक बदलाव करता है, तो उसको तोड़ने के लिए भी इसको हवा देने की कोशिश हो गई। लड़का दलित, जो कि झूठ बाद में सामने आया कि वो तो ठाकुर लगाता था और अचानक क्या हो गया कि अपने आप को दलित बताने लगा, और उसके कई कारनामे के वीडियो भी बाहर आने लगे। देखिए, एक ऐसा ही वीडियो आज सामने आया है जिसके लिए ये घर छोड़कर अपने पिता को बदनाम करके भागने का पूरा खेल खेल रही है। उस साक्षी का ये साथी देखिए। मैं साथ में वीडियो के साथ धूम्रपान निषेध की भी अपील करूंगा कि ये वीडियो हम केवल इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे वीडियो को बनाकर अपने फेसबुक पर डालने की अकल और शक्ल जिस आदमी के पास हो, उसके लिए एक विधायक पिता को छोड़कर भागने के बजाय उस लड़की के पास कई विकल्प हो सकते थे, लेकिन उसने वो नहीं किए। और ये वीडियो आपके पास मैं दिखा रहा हूं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, जरा कॉलर के पास चलते, कॉलर क्या कहना चाहते हैं उनके पास, और उसके बाद मैं उस दुखी पिता की भी प्रतिक्रिया आपके सामने दिखाऊंगा। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद जी। बोलिए।
इसमें जो है साक्षी मिश्रा ने जो टीवी में अपने कई जगहों पे बातें करी हैं, साक्षी मिश्रा ने अपने बार बार भी पिता की बुराई करी है। तो पिता की बुराई करने पे उसने बार बार परिवार को बताया कि परिवार ने मुझ पे ऐसा करा वैसा करा। तो एक तरीके से परिवार की किसी बात से नाराज होकर उसकी फायदा उठाकर या रितेश नाम के लड़के ने इसका ब्रेन वॉश करके पूरी तरह परिवार को खिलाफ करा, परिवार के खिलाफ करा, अपने पिता के खिलाफ। ऐसे कोई लड़की अपने पिता के खिलाफ बयान नहीं देती है। और दूसरा इसमें जो ओवैसी का नारा था ना, जय भीम और जय अल्लाह, जो उसने करा था, तो वही दलित और कल एक टीवी पे ब्राह्मण और कोई दलित चिंतक की लड़ाई हो रही थी। तो वो ब्राह्मणों पे कह रहा था कि तो हिंदुओं को मानते तुम्हारे, दलितों को सिर्फ हमारे मतलब गलत, मतलब निचले काम के लिए रख रखा है। तो दलित ब्राह्मण और दलित की लड़ाई कर रहे, हिंदू धर्म में फूट पड़ा के ओवैसी जैसे का वोट बैंक तैयार करना। बिल्कुल ये तो कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसी चीजें बड़े तय करके की जा सकती है। खास करके उस उम्र में, 19 की उम्र में लड़कियां इस प्रकार की घटना कर सकती है। ब्रेन वॉश करना, किसी के पीछे लगाना और उसको कुछ साल के प्रयासों के बाद इस तरीके के हरकत के लिए उस्काया जा सकता है। और जब पिता विधायक हो, वो भी एक सत्ताधारी पार्टी का हो, और फिर जिस समाज पे अटैक करने वाला करना हो, ऐसे समाज का हो, तो यह कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी, सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा राष्ट्र के लिए अपनी आवाज उठाता है और सच्चाई की आवाज उठाता है। मेरा कहना मतलब ये है, अभी जैसे कि आपके चैनल को छोड़कर बाकी, या आर भारत को छोड़कर अभी तक जितने भी चैनल हैं, उन्होंने जो है इसको इस तरीके से लिया, एक पिता को जिसने अपनी बच्ची को इतने सालों तक पाला, उसको विलेन बना दिया। और जिस लड़के ने और उसके पिता ने राजनीतिक बदला लेने के लिए ये षड्यंत्र रचा। दूसरी बात, मैं उन मीडिया वालों को भी ये बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से इस खबर की जड़ तक वो पहुंचे हो, उसी तरीके से इतने मंदिरों, मस्जिदों में, उसमें इतने मदरसों में बलात्कार हुए हैं, उसमें हथियार पाए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। बिल्कुल ये मैंने शुरू में ही कहा कि जो मदरसा है उसमें मिले हथियार की खबर को दबाने के लिए तो इसको नहीं उठाया गया। ये भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब दिल्ली में मंदिर टूटा और दिल्ली में मूर्तियां टूटी, तब मुंबई की बाढ़ की खबर को ज्यादा हवा दी गई। अब उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, ये भी मुद्दा है जिस पिता का सब उल्लेख कर है, जिस पिता के सहानुभूति के लिए देश भर में युवाओं से लेके सारे उम्र के लोग सोशल मीडिया से लेके चौराहे पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, उसकी भावना समझना जरूरी है। देखिए क्या कहता है वो पिता। उसमें कुछ कहना नहीं है, और मीडिया में जो मेरे खिलाफ चल रहा है वो सब गलत है। बेटी बालिग है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। ना हमने उसे कोई फोन किया, ना हमने उसे कोई धमकी दी, ना हमारे परिवार किसी व्यक्ति ने दी, ना हमारे किसी आदमी ने दी। और हम लोग अपने काम में व्यस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें जा रहे हैं। जो गरीब कन्याओं की शादी हो रही है उसमें जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। बाकी मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, वो जहाँ भी है वो खुश रहें। बालिग है, उनको निर्णय लेने का अधिकार है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं। ये तो फिर भी उन्होंने बड़ी स्टेबल होकर बाइट दी है, अन्यथा मैंने इनको कई चैनलों पर रोते हुए देखा है। बल्कि इन्होंने कहा कि पत्नी तो बिल्डिंग से कूदकर जान देने के लिए मजबूर लग रही थी, हमने उसको बचाया, लेकिन इसी प्रकार की बदनामी होती रही तो हम भी आत्महत्या कर लेंगे। क्या किसी पिता की अपनी बेटी के प्रति क्या धारणाएं होती है, क्या अपेक्षाएं होती है, क्या सपने होते हैं, क्या उसने सोचा होता है कि मैं इसको विदा करूंगा, उसको मैं सजाऊंगा, संवारूंगा, बड़ी अच्छी शादी करूंगा, रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, एक अच्छा दूल्हा सा देखूंगा जिसको राजा या राजकुमार की संज्ञा हमारे यहां पर दी गई है, और ऐसे को लाकर मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा। हर पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है तो बड़ा रोता है। ये अभागा पिता है जिसकी बेटी भाग गई, इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको विदा करने के सपने इसके पूरे नहीं हो सके। ये सपने हिंदुस्तान के कई पिताओं के आजकल टूट रहे हैं, क्योंकि इस घटना को मैं दो एंगल से देखता हूं। पहला एंगल है कि यह घटना की चर्चा क्यों हो रही है, और दूसरा एंगल है ये घटनाएं क्यों हो रही है। जब मैं इन घटनाओं की चर्चा की बात करता हूं तो यह विकृति समाज में फैली हुई है कि किसी का बुरा हो जाए तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आपकी बेटी अगर ऐसा करे तो आप पर क्या गुजरेगी जरूर सोचिए। मीडिया के उन एंकरों के लिए भी कहता हूं कि आपकी भी बेटियां हो सकती है, और आपकी बेटी को अगर इसी प्रकार से कोई चैनल का ड्राइवर भगा कर लेके जाए उससे दुगने उम्र का, तो क्या आप उसको तथाकथित जो बातें आप टीवी चैनलों पर कर रहे हैं वो करेंगे? किसी के बेटी के साथ ऐसा नहीं हो।
लेकिन जब आप दूसरे की बेटी को एक टीआरपी का खिलौना बनाकर किसी बाप के इज्जत को और पगड़ी को चौराहे पर उछाल रहे हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह श्राप देने के लिए लोग स्वतंत्र हैं और लोगों की हाय बहुत खराब होती है। जो ना लगे यह इसी में आपको भी आपके बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूं, लेकिन आप सोचिए कि आपका यह करतूत ने कितना बड़ा नुकसान किया है। एक साथ सारे चैनल इस खबर पर ऐसे टूट पड़े क्योंकि भाजपा का एमएलए था और दूसरी बात वो ब्राह्मण था। सवर्णों के प्रति इस देश में आग लगाकर माहौल फैलाने का गंदा सोच जो आया हुआ है, इस देश में दलित मुस्लिम गठजोड़ को एक करने के दिशा में काम का एक षड्यंत्र का हिस्सा है। इसलिए कहीं पर इसका एसएमएस आता है, कहीं पर इसकी न्यूज आती है, किसी चैनल पर शो देखता हूं तो मुझे उसके पीछे षड्यंत्र की बू आती है। यह भी इसका चर्चा का एक बड़ा कारण रहा कि इसको चर्चा किया जाता है। लेकिन ये घटनाएं क्यों होती है? मैं घटनाएं क्यों होती है इसकी जब चर्चा का विश्लेषण करता हूं तो मैं देखता हूं कि क्या इस उम्र की लड़कियों को शरीर की जरूरत थी इसलिए ऐसा किया है? तो जवाब है कि नहीं। लाखों करोड़ों लड़कियां इस उम्र में अपने करियर को महत्व देती है शादी के बजाय। इसका मतलब ये शरीर की नहीं जरूरत थी तो क्या मन की जरूरत थी? अगर मन की जरूरत थी तो इतने संपन्न परिवार में माता पिता भाई और इतना गौरवशाली परिवार होने वाली लड़की को ऐसा क्या डिप्रेशन था कि किसी दुगने उम्र के व्यक्ति के साथ मन लगाने की जरूरत थी? वो भी नहीं थी। तो फिर जरूरत क्या थी? वो जरूरत सबसे खतरनाक विष इस देश में फैलाया जा रहा है और वो फैलाया जा रहा है हिंदुस्तान के बॉलीवुड के द्वारा, हिंदुस्तान के वेब सीरीजों के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कि कम उम्र की बच्चियों को एक ऐसी क्रेज पैदा की जाए कि उनका मन, शरीर और आत्मा किसी ऐसे अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित हो कि वो सब छोड़कर एक विद्रोह करने के लिए तैयार है। हम हमेशा कहते हैं कि 16 से 20 साल की उम्र के बीच के लड़का लड़की विद्रोही स्वभाव के होते हैं और ये कॉमरेड का भी एज माना जाता है सोशल एंगल से जब कहते हैं तो। लेकिन मित्रों, इस उम्र के बच्चों के मराठी में एक फिल्म आई थी सैराट, ऐसे ही नाबालिग लड़की घर से भागकर जाने की वो फिल्म है। हिंदुस्तान में ऐसी तमाम वेब सीरीज आ रही है जो टीवी पर, मोबाइल पर और लोगों के कंप्यूटर पर देखकर उनमें ये फैलाया जा रहा है। इस देश के बच्चे करियर करते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर स्टडी करते हैं, विदेश में जाकर अमेरिका के 3 में से 2 वैज्ञानिक हिंदुस्तान के होते हैं, वहां के 3 में से 2 वैज्ञानिक डॉक्टर भी हिंदुस्तानी होते हैं। विदेश की कई शक्तियां नहीं चाहती कि इस देश के बच्चे बच्चियां अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो उनको विचलित करने के लिए जैसे पहले ऋषि मुनि अगर ज्यादा ध्यान धारणा तपस्या करते थे तो उनको तपस्या को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी अप्सराओं को भेजा जाता था कि उनका ध्यान विचलित हो, वो साधना न कर सके। क्या इस देश के युवाओं को साधना से, शिक्षा के, करियर के साधना से, परिवार के प्रति जिम्मेवारी की साधना से भटकाकर इस वासना के प्रति आकर्षित करने का तो प्लान नहीं है ना? बल्कि ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं, ये प्लान है। ये हजारों बार कई घटनाओं में साबित हुआ है और इसलिए मैं इस साक्षी के घटना की चर्चा के बजाय घटना घटने के कारणों, परिणामों और उपायों पर बात करना चाहता हूं। मित्रों, यह बहुत दुखद बात है। हमारे देश में 2 बार मूंछ उतारने की एक परंपरा, प्रथा रही है। एक, घर में बुजुर्ग कोई मर जाता है, मृत्यु हो जाती है तो उसके शोक में सर के और मूंछ के बाल निकाल जाते हैं। और ऐसी एक प्रथा थी कि किसी की बेटी भाग जाती है तब उसकी मूंछ 2 बार उतारी जाती थी। इसका मतलब है उसका मूंछ का झुक जाना। आखिर बेटी इस तरीके से भाग जाने के बाद किस पिता को अच्छा लगता होगा? भाई, दूसरे देशों में तो वो इसलिए करती है क्योंकि वहां पर सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसको बच्चा मिलता नहीं है, बेटा मिलता नहीं, या फिर माँ बाप देखते नहीं है, या हॉस्टल की परंपरा है, कॉन्वेंट की परंपरा है, या तो तमाम रिश्तेदार देखते हैं। कितने संस्कार होते हैं विदाई तक, विवाह तक, उन सारे संस्कारों की परंपरा है। हर संस्कार में एक रिश्ते नाते को महत्व दिया गया है, मान दिया गया है, सम्मान दिया गया है। उन सब की आशा आकांक्षाओं का भी क्या हुआ होगा? सोचिए, ऐसा बाप जब घर के बाहर निकलता है तो उसके विरोध करने वाले से लेकर चटकारे लगाने वाले उसके तरफ देखकर केवल मुस्कुरा भी दे, किसी भले और कारण से मुस्कुरा दे, तो उसकी मान शर्म से झुक जाती है कि मेरे बेटी ने भागकर जाकर मेरी इज्जत को छलनी किया है।
सोचिए ऐसे बाप पर क्या गुजरती होगी। और क्या आप भी ऐसा बाप बनना चाहते? अगर नहीं तो किसी और की बेटी जब भाग के जाए तो उसके चटकारे लगाने के बजाय ऐसी घटनाओं पर चर्चा करिए, चिंतन करिए, उनको रोकने का प्रयास करिए। पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास कर रहा है तो उसको रोकिए, क्योंकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग अपने बच्चों पर ज्यादा समय नहीं दे पाते। वो समय इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो इतने व्यस्त होते हैं कि अपने आप को समय नहीं दे पाते। ऐसे लोग अपने बच्चों पर कहां समय देंगे? अब उसको कोई राजनीति कहे या कुछ भी कहे, पॉलिटिकल करियर इतना समय मांगता है कि लोग इतने जल्दी बीमार हो जाते हैं। राजनीति में देखिए कितने लोग बीमार हो गए क्योंकि खुद पे भी ध्यान नहीं दे पाते, तो परिवार पे कहां पर देंगे? लेकिन क्या घर के बाकी सदस्यों का, समाज के अन्य लोगों का, रिश्तेदारों का यह कर्तव्य नहीं है? ये कर्तव्य से जब हम विमुख हो रहे हैं तो साक्षी एक हमारे कल के काले भविष्य का साक्ष्य बनकर हमारे सामने खड़ी है। और इसलिए बड़े हृदय के व्यथा के साथ मैं आपके सामने इस मुद्दे को रख रहा हूं। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं सूरत से बात कर रहा हूँ जिगर। हाँ सर, ये साक्षी जी का जो मुद्दा है वो 2 दिन से सभी न्यूज चैनल बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, और जबकि बाकी सारे न्यूज चैनल में मैंने खुद फोन किया था कि ये जो मदरसे में जो हथियार मिले हैं, मंदिर टूटे हैं, जो अयोध्या से मेरठ से हिंदू भगाए जाते हैं, वो न्यूज तो आप दिखाते नहीं हो, और ये फालतू की न्यूज आप 2-2 दिन से दिखाते रहते हैं। तो हाँ, तो उनका खुद का कहना है कि सर हम ये सब चीज नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारा काम दंगे भड़काना नहीं है। मैंने कहा आप सच्चाई तो दिखाइए जो है वो। बिल्कुल वो नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे। वो नहीं दिखाएंगे कि मदरसे में कितने हथियार मिले हैं, वो कैसे छुपा कर रखे थे, वो कैसे डब्बे में बंद होते थे, हथियार लाने के लिए कैसे गाड़ी पर हिंदू भगवान का नाम लिखा जाता था, वो नहीं दिखाएंगे। वो टीआरपी चाहिए और ये दिखाने के लिए हिम्मत चाहिए किसी मदरसे के बंदूकों को, हथियारों को, गोला बारूद को और किसी बगदादी बनते किसी व्यक्ति को दिखाना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उसके लिए दम नहीं है। हाँ, एक लाल टपकती वासना है टीआरपी की, जो हिंदुस्तान के मीडिया को, भले परिवार किसी के बर्बाद हो जाए, लेकिन ये वासना से वो अपना मुंह नहीं मोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। जय हिंद। मैं अर्जुन दिवाकर बोल रहा हूँ सर, गुजरात राज्य सूरत से। बोलिए सर, जो साक्षी मिश्रा है, मैं इसकी फेसबुक पर भी देखा हूँ सर, आज बिंदास बोल पर भी देख रहा हूँ, न्यूज चैनलों पर देख रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कि आप इस मसले पर आपने उठाए हैं। एक रिपब्लिक और एक सुदर्शन न्यूज, 2 चैनल ने ही, एक क्या माँ बाप का दर्द नहीं दिखता है? जितने भी चैनल है सब उस साक्षी। चलिए वीडियो में हटाता हूं क्योंकि हम इससे कोई गलत संदेश नहीं देना चाहते, और ऐसे लोग कहां इस देश में कम है जो इस तरीके का धुआं उड़ाते हैं, और उसको भी लड़कियां आजकल फैशन बनाती है। बल्कि आजकल तो एक ऐसा जिसको 3 डायमेंशन निगेटिव इमेज वाले लड़कों के प्रति लड़कियां कैसे आकर्षित होती है, कैसे लड़कियां ज्यादा लड़कियों के साथ लफड़े करने वाले युवाओं के प्रति अपेक्षित होती है, आकर्षित होती है। ऐसी फिल्में आ रही है, शॉर्ट फिल्में आ रही है, बल्कि वेब सीरीज चल रही है बड़ी बड़ी, इसलिए कि ऐसी लड़कियों को आकर्षित करके गलत लोगों के पीछे लगाया जाए। आज देखिए कितने फिल्में आ रही है, उन फिल्मों में सबसे ज्यादा देर अभ्यास स्टडी करने वाले लड़के का मजाक उड़ाया जाएगा। चश्मा पहने हुए क्योंकि वो ज्यादा अभ्यास कर रहा है, चश्मा लगाए, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन कोई टपोरी होगा, इधर उधर कुछ टाटू निकाले होंगे, टपोरी स्टाइल में जाएगा, शराब पिएगा, कुछ नशा करेगा, उसके प्रति लड़की आकर्षित हो रहे ऐसा दिखाया जाएगा। वाह, ये सच नहीं है। अपने भविष्य को जो लड़की बर्बाद करना चाहती है वही इधर आकर्षित हो सकती है, और इतनी मूर्ख लड़कियां नहीं है। लड़कियां तो ज्यादा होशियार है कि जो अच्छे घरों में जाना चाहती है, अच्छे पति को देखना चाहती है। लेकिन सीरियल और टीवी के द्वारा ऐसे लड़कियों को इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि बाकी लड़कियों में उसकी क्रेज पैदा की जाए। और इसलिए मित्रों, इस पूरे कार्यक्रम में मैं आपके सामने घटना की चर्चा के बजाय घटना के कारण, परिणाम और उपाय पर बात कर रहा हूं। आप भी कॉल करके केवल घटना की चर्चा मत करिए, इसका उपाय क्या हो सकता है इस पर बात करिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, जय हिंद सर। बोलिए। मैं सूरत से बोल रहा हूँ भरत। हाँ
हाँ जी सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो ये लड़की लोग को बड़ा चढ़ा करके जो 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 चैनल वाला दिखा रही है वो ठीक नहीं दिखा रहा है। आपके चैनल में जो बता रहे हैं ना वो बहुत सही है। बिल्कुल। क्योंकि आप ऐसी लड़कियां क्यों करती है, इस पर बात करिए। ऐसा क्यों होता है आखिर? वो उसको ब्रेन वॉश करके ही उठा के ले जाते हैं सर। वो उसके समर्थन में मैं नहीं हूँ। ये जो विधायक है ना, जो उसकी बेटी गई है ना, मैं विधायक के समर्थन में हूँ, बेटी के समर्थन में नहीं हूँ सर। मैं जो वो पूरा ब्रेन वॉश ही करते हैं जो उठाने वाले लोग हैं। उसका पूरा टारगेट ही रहता है कि ये लड़की को उठा लेता। अभी हमारे सूरत में भी ये हमारे घर के पास ही एक ऐसा ही वाक्य हुआ है। एक लड़की को एक दलित का लड़का लेके चला गया है, 2 दिन ही हुआ है सर। लेकिन ये मैं उसके समर्थन में बिल्कुल नहीं, उसके मम्मी पापा के साथ ही हूँ मैं। बिल्कुल, धन्यवाद। कई सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम आपके बहुत आभारी हैं। यहाँ पर कुछ महिपाल स्वामी कह रहे हैं कि आज के बाद सुदर्शन मेरा फेवरेट चैनल है। आज तक हम क्यों नहीं थे पता नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं। पारिवारिक ताने बाने को अगर हम नहीं बचा के रखेंगे तो हमारे राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? राष्ट्रवाद का मतलब केवल गद्दारों के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ बोलना नहीं है। ये भी एक राष्ट्रवाद का क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इस देश की संस्कृति पर अटैक होगा। अगर हम चुप बैठेंगे तो मान लीजिए कि हमारे घर की दीवारें टूट रही है और फिर भी हम घर में झुंबर लगाकर साज सज्जा में करे लगे हैं। हमारे दीवारें, हमारा घर का कंपाउंड, ये कल्चर है, ये बुराई को अंदर आने नहीं देता। इसलिए अपने बच्चों को बहुत ज्यादा फैशनेबल बनाने के बजाय उनको आप संस्कारित बनाने की कोशिश करिए। अपने बच्चों के ऊपर बंधन भी रखिए, क्योंकि आपका प्यार का बंधन अगर नहीं रहेगा तो फिर रिश्तों के कच्चे धागे तोड़ने में बड़े आसानी से आज की पीढ़ियां आगे जाती है। और आपको आपके परिवार के प्रति हमेशा बच्चों में यह धारणा पैदा करके रखनी पड़ेगी। और आपका व्यवहार भी वास्तव जीवन में ऐसा होना चाहिए कि उनको लगना चाहिए कि हमारे पिता के प्रति हमारे मन में मान है, आन है, बान है, शान है। अगर आप घर के अंदर कुछ ऐसे गलत काम करोगे तो आपके बच्चे भी आपके प्रति कभी भी मान और सम्मान नहीं रखेंगे। अगर आप भी घर के अंदर कुछ गलत चीजें करेंगे तो आपके बच्चे भी सोचेंगे कि ये तो मेरे पिता की स्टाइल है, और वो भी गलत रास्ते पर जाएंगे। आपको घर के अंदर का माहौल भी बनाना जरूरी है और बच्चों के ऊपर संस्कार भी रखना जरूरी है। और अपने खुद के व्यवहार से किया हुआ संस्कार सर्वश्रेष्ठ संस्कार होता है, जिसमें आजकल लोग कम हो रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। सत्यजीत मिश्रा बोल रहे हैं गोरखपुर से। हाँ, सत्यजीत मिश्रा बोल रहे हैं गोरखपुर से सर। बोलिए। इसके विरुद्ध है सर, और ये साक्षी जो है ये की है, ये बहुत गलत की है। ये माँ बाप के सपने को ये कुचल के और आगे बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने भी इसको भाजपा कांग्रेस करने के बजाय उस पिता का साथ दिया। कुछ लोगों ने जरूर किया होगा, लेकिन हमारे पास जो प्रतिक्रिया पहुंची उसमें हमने देखा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रमोद कृष्णम भी इस विषय पर क्या कहते। देखिए, सवाल बीजेपी के एमएलए का नहीं है, सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल एक बाप का और बेटी के रिश्ते का है। बीजेपी का एमएलए होना कोई गुनाह थोड़ी है, ना कांग्रेस का एमएलए होना गुनाह है। ये तो बाप बेटी के रिश्ते और मर्यादा का सवाल है। मैं विवाह के विरुद्ध नहीं हूं, प्रेम विवाह के भी खिलाफ नहीं हूं, अंतर जातीय विवाह के भी खिलाफ नहीं हूं। हमारा धर्म शास्त्र इसकी अनुमति देता है। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि बेटी और बाप के रिश्ते की मर्यादा तार तार हो रही है। और उससे भी बड़ा दुख मुझे तब हो रहा है जब देश की जो मीडिया है वो इसमें बड़े चटकारे ले रही है, बड़े लुत्फ लेकर के ये दिखाया जा रहा है और बाप को एक तरह से मुजरिम सिद्ध करने की कोशिश हो रही है। ये ठीक नहीं है। और मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा विधायक जी से और उनके परिवार से कि बेटी ने जो भी फैसला लिया है उसे अपना आशीर्वाद दें। और बेटी से मेरा ये अनुरोध है कि
किसी भी तरह की बातों में, किसी के भी बहकावे में आकर के या किसी भी एक बात से नाराज होकर के रिश्तों को तार तार ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया को भी अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मीडिया भी देश की संस्कृति और सभ्यता से बाहर तो नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है और देश के तमाम मीडिया चैनल्स पे वो परिवार को बैठाया जा रहा है। पूरा दिन देखने को मिला, तो उससे क्या हासिल हो रहा है? मीडिया वालों का भी परिवार है, वो भी किसी के माँ है, किसी के बाप है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तो मर्यादा में तो रहना चाहिए। देश की एक सभ्यता और संस्कृति है, उसको तार तार नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान के मीडिया ने मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन क्या मीडिया मर्यादा में है? नहीं है। इस देश के नए प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी बड़े प्रगल्भ चिंतक, विचारक और परिवारवादी व्यक्ति है, जो कि परिवार का संस्कार लोगों के ऊपर देने के प्रति हमेशा ही अपने भाषणों में बात करते रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि साक्षी मैटर की देश की मुख्य संसद में चर्चा हो। प्रकाश जावड़ेकर जी इसमें इनिशिएट करें कि इस देश के गद्दार मीडिया ने, इस लश्करे मीडिया ने हिंदुस्तान के कल्चर पर जो आघात और आक्रमण चालू किया है, जिसको मैं वर्षों से यह कहता हूं कि ये सांस्कृतिक आतंकवाद है, ये सांस्कृतिक आतंकी हमला है। गोला बारूद, बंदूकें और टैंक लेकर जितना बड़ा नुकसान किसी देश और कल्चर का नहीं किया जा सकता, उससे बड़ा नुकसान टीवी चैनल खोल के या वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट बनाकर, पुस्तकें लिखकर और साहित्य बनाकर किया जा सकता है। ये वैचारिक आतंकवाद है। इस वैचारिक आतंकवाद पर इस देश के मुख्य संसद में चर्चा होनी चाहिए। एक बार चर्चा हो जाए, बात सामने आ जाए और ऐसा करने वाले चैनलों पर भी कोई आचार संहिता लगे कि आखिर ऐसी चर्चा क्यों की जाती है। मैं आपको पड़ोसी की बाइट दिखाता हूं इस घटने के ऊपर क्या कहते हैं पड़ोसी, देखिए। जो लड़का है अजितेश, हम तो नाम भी नहीं जानते थे, ये अभी ठाकुर लिखता था अपनी गाड़ियों पे, और बाकी यो अभी सिंह। आप मेरे घर के पीछे इसका घर है, इसके पिता मेरे बड़े भाई समान रहे हैं, लेकिन आज वो चैनल पे जो बैठकर बोल रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके घर में भी बेटियां हैं। ये विधायक और मंत्री, ये सब टेम्परेरी फेस है। स्थायी होता पिता 23 साल जिसने अपनी बेटी को पाला है, उसके दर्द को ये नहीं समझ पा रहे हैं। उसके साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। राजेश मिश्रा और उसके परिवार का इस तरह से शोषण हो रहा है। ये लड़का अभी तक यहाँ छत्री ठाकुर कहता था, अभी ठाकुर, आज ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के दलित हो गया है। तो हम सब आश्चर्यचकित हैं कॉलोनी वाले, ये दलित कब हो गए? हम लोगों के घरों में रोटी बेटी के रिश्ते हैं, भोजन पानी सब करते हैं, हम लोगों ने तो कभी नहीं माना इन बातों को। तो ये किस कारण से इस तरह से व्यू रचना की जा रही है? एक शरीफ आदमी की बेटी भागी है, उसके दर्द को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, उसकी पीड़ा को न समझकर उनका मजाक बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है आप स्वीकार करेंगे। अरे भाई, ये तो उस पिता की पीड़ा समझो, कल के उनका पर आघात हो जाए, कोई हार्ट अटैक आ जाए, वो मर जाए, उस परिवार को कौन देखेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि अब ये खेल बंद कर दिया जाए। अभी ठाकुर, जो अभी ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पूरा बरेली जानता है, थाना प्रेमनगर, थाना इज्जत नगर, अन्य थानों में उसका सारा उसका आपराधिक रिकॉर्ड है और चरित्र से गिरा हुआ वो बच्चा है। और हमारा एक भाई के नाते हम उनको हरीश जी से कहना चाहेंगे कि ये वहां पे जाके अपनी पॉलिटिकल माइलेज ना लें। उन्हें विधायकी लड़नी है पूरनपुर से तो लड़ लें, लेकिन किसी के कब्र पे और किसी की लाश पे बैठ के ये राजनीति ना करें, अपने बेटे को ना सपोर्ट करें। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। और ये लड़का कितना लायक है, जितना बैठ के चैनल के माध्यम से बोला जा रहा है, आप जाइए और जगह भी पता कर लीजिए, थाने बता। पिछले दिनों हमने एक मुद्दा उठाया था, हिंदुस्तान का मीडिया, लश्करे मीडिया अगर इतना ईमानदार है ऐसी घटनाओं के प्रति, तो कोई मुस्लिम लड़की हिंदू के साथ जब जाती है तो क्यों नहीं खबर दिखाता? ऐसे एक लड़की जिसके जान को खतरा था और वो क्या अपनी व्यथा लेकर जब सुदर्शन में आई, तो उसका कार्यक्रम हमने किया था, जो आपने और किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। कुछ अंश उसका मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। 1.5 साल बाद मैंने घर पे अपना खोला है सब कुछ कि हाँ मेरी शादी हो गई है, तो उसके बाद वो मेरी हत्या करना चाहते हैं। वो पूरी प्लानिंग कर रहे थे मुझे मारने की। इस बीच में ही मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैडम, कानून को ध्यान में रखते हुए हमने एक रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज करने के पश्चात जब हम लोगों ने आपस में साथ रहने का अपना वो बनाया, तो किसी माध्यम से इनके घर वालों को भी मालूम चला कि इन्होंने शादी कर ली है, और ऐसे मतलब विभिन्न धर्मों के हिंदू और मुस्लिम के कारण तो इनका एक एग्जाम
कहीं और था कानपुर में होने के लिए, तो इनकी हत्या की साजिश उन्होंने रच ली। मांग है कि अगर किसी ने कोई रजिस्टर्ड मैरिज कर ली है, अगर वो बालिग है और बालिग होने के बावजूद अगर वो अपने साथ किसी को मतलब रहना चाहते हैं साथ, तो उनको रहने दिया जाए। जब मेरे फोन पे एक मैसेज आया, मेरा फोन मेरे घर वालों के पास था, उस पे आया कि मेरा एग्जाम है यूपीएससी का और कानपुर सेंटर है। तो पहले चाची ने मैसेज देखा, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैसेज आया है। उसके बाद वो किसी से फोन पे बात कर रही थी, तो मैंने सुना कि इसका 15 तारीख को एग्जाम है, इसको वहां ले जाके और तब कुछ प्लान करते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि ये मरने से अच्छा है मैं यहाँ से भाग जाती हूँ घर से। हिस्सा दिखाया कि जब लड़की मुस्लिम थी और लड़का हिंदू था, तो हिंदुस्तान का लश्कर मीडिया ऐसी खबर से भागा हुआ था। लेकिन जब लड़की हिंदू हो और खास करके सवर्ण हो, तो इसको तो मसाला लगाकर हिंदुस्तान के हिंदुओं में जाति भेद फैलाने का एक बहाना मीडिया को मिल जाता है। और इसलिए ऐसे लश्कर मीडिया से सावधान रहिए। मैं उस बेटी को भी कहना चाहूंगा, साक्षी को, कि आपने आपके पिता की बहुत पगड़ी उछाली है। इसकी भरपाई तो इस जीवन में आप कुछ भी करके नहीं कर सकती। लेकिन मैं बाकी बेटियों को कहता हूं कि इस घटना से सीख लीजिए। मीडिया के माइक आपके बाप की पगड़ी उछाड़ने के लिए आपको आकर कई ऑफर दे सकते हैं, लेकिन उस ऑफर से दूर रहिए और मर्यादाओं का ध्यान रखिए। हमारे यहाँ पर श्रावण बाल जैसा भी बेटा हुआ है, जिसने अपनी तमाम चीजों को छोड़कर अपने माँ बाप को कंधे पर लेकर चारों धाम की यात्रा कराई। उसमें उसके प्राण भी चले गए। इस देश में ऐसी भी बेटियां हैं, कमी नहीं है उन बेटियों की। क्योंकि मैं एक तरफा निगेटिव बोल रहा हूं, ऐसा जाना नहीं चाहिए। ऐसी बेटियां हम भी यहाँ पर देखते जॉब के लिए आती है, या जानता हूं मैं समाज में ऐसी लड़कियों को जिन्होंने परिवार में बड़ा भाई नहीं है इसलिए शादी नहीं की, अपने माँ बाप को संभाला। ऐसी भी बेटियां हमने देखी है कि जिनको भाई ही नहीं है, इसलिए भी वो अपने बेटा बनकर माँ बाप को संभाल रही है। मैं ऐसी बेटियों को भी जानता हूं जिनके पास 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज था अमेरिका में, लेकिन वो छोड़कर हिंदुस्तान आई क्योंकि माँ बाप को और कोई औलाद नहीं थी। माँ बाप हिंदुस्तान के बाहर जाना नहीं चाहते थे और उसको वापस आना जरूरी था। सारे ही औलादे माँ बाप को अनाथ आश्रम में रखने वाली नहीं होती, अच्छी भी होती। उनको भी दिखाना चाहिए और ऐसे अच्छे लोगों को समाज के सामने लेकर आना चाहिए, क्योंकि गंद उछालने वाले जो लश्कर मीडिया हैं, उनके सामने अच्छाई का एक विकल्प रखना भी जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा बहुत जरूरी है, बल्कि मेरा अंदाज है, अनुमान है कि साक्षी वाला मुद्दा इसलिए उठाया गया क्योंकि इस बिजनौर के बगदादी के मुद्दे को दबाया जाए। देखिए, बिजनौर का षड्यंत्रकारी बगदादी, मदरसे की आड़ में आतंकी की नई चाल। दारुल हमीदिया मदरसे में आतंक की पढ़ाई, दवाइयों के डिब्बे में मिले अवैध हथियार। जी हां, बिजनौर में मदरसा संचालक मोहम्मद साजिद, फहीम अहमद, जफर इस्लाम, सिकंदर अली, मोहम्मद शाहिद और अजीजुर रहमान नाम के इन कठमुल्लाओं ने मदरसे में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र का ऐसा जाल बुना कि बगदादी का षड्यंत्र भी उसके सामने कम पड़ गया, क्योंकि बगदादी तो केवल खुलेआम आतंक का नंगा नाच करता था, लेकिन मदरसा दारुल कुरान हमीदिया के ये कट्टरपंथी तो चालाक और शातिर निकले। दरअसल मदरसा दारुल कुरान हमीदिया में सूचना के आधार पर जब पुलिस ने छापेमारी की, तो मदरसा संचालकों के शातिराने अंदाज को देखकर पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। पुलिस ने दवाइयों के डिब्बों से हथियारों और जिंदा कारतूसों का जखीरा बरामद किया। इतना ही नहीं, मदरसे का ये संचालक बड़ी चालाकी से पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी गाड़ी पर हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा लिखवा रखा था। हालांकि ये भी शातिर पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस ने मदरसा संचालक समेत 6 के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल यह मदरसा पिछले कई सालों से संचालित है। इसमें करीब 25 बच्चे पढ़ते हैं। एक तरफ जहां ये जिहादी कट्टरपंथी जनसंख्या वृद्धि कर देश के संसाधनों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मदरसों के जरिए आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार पार्ट 2 सत्ता में आते ही आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
जिससे पाकिस्तान समेत कई आतंकी संगठन खौफ में आ गए हैं और देश में अस्थिरता फैलाने के लिए मदरसों के जरिए योजनाएं बना रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब मदरसों में इस तरह की गतिविधियों का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी मदरसों के जरिए जिहादियों को तैयार करने और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए नापाक षड्यंत्र रचे जा चुके हैं। हालांकि सरकार ने आतंकियों और आतंकी गतिविधियों में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली है। मोहसिन रजा जो कि उत्तर प्रदेश के मंत्री है, वो क्या कहते हैं इस घटना पर, देखिए। पर भी हो, कोई भी जगह हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो या आम जगहें हो, कहीं पर इस तरह की चीजों को हमारी एजेंसियां बर्दाश्त नहीं करेंगी और ना सरकार हमारी बर्दाश्त करेगी। और जो भी इस तरह के लोग हैं पकड़े जाएंगे और जो उसके पीछे शामिल लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है बगैर शामिल हुए कोई कहीं वेपन छुपा ले या बगैर शामिल हुए कोई किसी को अपने घर में रुका ले। उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। वो एजेंसियां जांच करेंगी और जो भी चीजें हैं आपके सामने आएंगी और हम कार्रवाई करेंगे। ये ट्विटर पर इस घटना का मैं जो लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूं उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया दीपक कुमार नाम के व्यक्ति ने लिखी है। उसने कहा है कि नासा के साइंटिस्ट, मजाक में कहा है लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया पर यह लागू हो रहा है, नासा के साइंटिस्ट हिंदुस्तान के मीडिया को मस्जिद के अंदर ढूंढ रहे हैं जहां जिस मदरसे मस्जिद में हथियार मिले हैं, लेकिन एक भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने उसके लिए 50 सैटेलाइट और 50 घंटे बर्बाद किए, लेकिन मीडिया का मच्छर वहां नहीं दिखा। ये मीडिया के मच्छर की स्थिति किसी व्यक्ति ने शब्द प्रयोग लाने की इसलिए आई है क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों ने मच्छर और मक्खी जैसा हमारा स्वभाव बना लिया है। मित्रों, आपको पता होगा कि मक्खी वही बैठती है पूरे सुंदर से शरीर पर, चेहरे पर मेकअप वाले या सुंदर दिखने वाले चेहरे पर नहीं बकती, वो वहां बैठती है जहां पर कोई जख्म हो और उसमें से पस निकल रहा हो, वहां जाकर बैठती है। और इसलिए हिंदुस्तान के मीडिया ने सोचने की जरूरत है कि क्या वो केवल पस निकल रहे हैं, जगह पर बैठकर पस खाने का काम तो नहीं कर रही है। ये कमेंट मैंने आपको इसलिए दिखाया। ये मदरसे वाली घटना पर बड़ा चिंता करने की आवश्यकता है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए। हेलो, जय हिंद। हाँ जय हिंद। मैं दीपक पांडे बोल रहा हूँ मुंबई से। बोलिए। अभी मदरसों वाली जो घटना है इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कोई भी मीडिया नहीं आई है और आपने इस मुद्दे को उठाया है। बहुत बहुत सुदर्शन न्यूज का मैं आभारी हूँ। कम से कम इस मुद्दे को लेकर के आप डिबेट कर रहे हैं। नहीं, हम तो पहले दिन से दिखा रहे हैं, हम पहले दिन से दिखा रहे हैं इसको। नहीं, बाकी हमने किसी भी चैनल में इस न्यूज को नहीं देखा है अभी तक। यानी वो बरेली को लेकर के लगे रहे हैं। बाकी जो देश की खतरनाक गतिविधियां हो रही हैं उसके ऊपर किसी भी चैनल का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है इस मदरसे के बारे में। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, मैं बरेली से शिव अवतार पाठक बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है और तो चैनल जो करते हैं वो करते ही हैं। हाँ जी सर, मैं शिव अवतार पाठक बोल रहा हूँ। हाँ, बरेली से। आपका चैनल में आपका बड़ा आभारी हूँ सर। आप हमारे कम से कम हिंदुत्व पे इतनी तो बात होती है। धन्यवाद धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। क्या कहते हैं कॉलर? जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? चलिए, तकनीकी कारणों से कॉलर से बात नहीं हो रही है। हम आपको आजम खान के कारनामों का पिटारा खोलकर दिखाते हैं। जरा देखिए, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं आजम खान। सपा सांसद आजम खान किसी भी वक्त हो सकते हैं गिरफ्तार। आरोप है कि आजम खान ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने करीबी पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन खान के सहयोग से मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए कई 100 करोड़ रुपए कीमत की जमीनें हड़प ली थी। जी हां, रामपुर से सांसद आजम खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर आजम खान की गिरफ्तारी किसी बयान के लिए नहीं बल्कि जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले में हो सकती है।
आरोप है कि आजम खान ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने करीबी पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन खान के सहयोग से मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए कई 100 करोड़ रुपए कीमतों की जमीनों को हड़प लिया है। इस संबंध में रामपुर के अजीम नगर थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। आजम पर जबरन जमीन कब्जाने के लिए 2 दर्जन से अधिक किसानों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखवाने और प्रताड़ित करने का आरोप है। रामपुर के पुलिस अधीक्षक अजयपाल शर्मा ने कहा है कि 26 किसानों ने आरोप लगाया कि आजम खान और आले हसन ने अवैध रूप से उन्हें हिरासत में लिया और उनकी कई हजार हेक्टेयर जमीन को हासिल करने के लिए जाली कागजात पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला। शर्मा ने कहा कि जब किसानों ने कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा कर लिया गया। रामपुर के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी आले हसन ने गरीबों की जमीनों को हड़पने में अपनी आधिकारिक हैसियत का दुरुपयोग किया। राजस्व विभाग ने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच की और किसानों के बयान दर्ज किए गए हैं, जो मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। जांच में तथ्यों की पुष्टि होने के बाद आजम खान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। एसपी के अनुसार राजस्व विभाग की मुख्य शिकायत के आधार पर आजम खान के खिलाफ अलग अलग 26 मामले दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि इसमें जमीनों के अलग अलग हिस्से और अलग अलग मालिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, किसी भी समय आजम खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार आजम खान पर कोसी नदी के किनारे 5000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कैबिनेट मंत्री के ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप है। एक राजस्व अधिकारी ने धोखाधड़ी कर जमीन पर कब्जा करने के मामलों में आजम के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया है। गौरतलब है कि आजम ने 2004 में जौहर विश्वविद्यालय की परिकल्पना की थी। उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को 2012 में प्रदेश सपा सरकार बनने के बाद लगे और परिसर का निर्माण तेजी से हुआ। उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को 2012 में प्रदेश सपा सरकार बनने के बाद परिसर का निर्माण तेजी से हुआ। अखिलेश सरकार ने 2012 में आजम खान को विश्वविद्यालय का आजीवन कुलाधिपति बनाए जाने को मंजूरी दी थी, जिसका राज्यपाल ने विरोध भी किया था। आपको बता दें, हालिया लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट से उनके निर्वाचन को उनकी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की जया प्रदा ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में लाभ का पद धारण करने को आधार बनाकर सदन की सदस्यता अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की थी। पिछले चुनाव से मैं आजम खान को अंडरवेयर दर्शी कहता हूं, जो महिलाओं के अंतवस्त्र के रंगों को मंचों पर मसालेदार तरीके से बताने के लिए जाने जाते हैं, बदनाम हैं। इसी विश्वविद्यालय में जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, मैंने 2 साल पहले चलते चलते के इंटरव्यू में पूछा था कि इस एक कैंपस में 3-3 मस्जिदें हैं, लेकिन एक भी मंदिर क्यों नहीं है, जबकि खुद आजम खान ने यह कहा था कि इस यूनिवर्सिटी और इस पूरे कैंपस को बनाने के लिए ज्यादा पैसा, बल्कि 70-80% पैसा हिंदुओं ने दिया है। लेकिन इस आजम खान ने यहां एक भी मंदिर नहीं बनाया। ये आजम खान है या आदमखोर है, ये राजनीति के क्षेत्र के लोगों ने और समाज ने सोचने की जरूरत है कि हम कैसे आदमखोर राजनेताओं को पाले बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और भी मुद्दे हैं, आपको कॉल करके भी अपनी प्रतिक्रियाओं को देना है और आपको बात भी रखनी है। लेकिन आजम खान से भी बड़ा मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा आपके सामने वो ये है कि हिंदुस्तान में अब दलितों के बाल काटने के लिए मुसलमान नाइयों ने मना किया। मुसलमान और नाई नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नाई एक अलग हिंदुओं का हिस्सा है, लेकिन उस बिजनेस पर ज्यादातर जगह मुसलमान हैं। उन्होंने कहा है कि हम दलितों के बाल नहीं काटेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए। मुस्लिम सैलून वालों ने दलित हिंदुओं के बाल काटने से इनकार किया। ध्वस्त हुए ओवैसी माया के दलित मुस्लिम एकता के दावे। पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ तथाकथित बुद्धिजीवियों और वोट के सौदागर दलित मुस्लिम एकता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे।
जय भीम जय मीम के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। कहने को तो ये नारा राजनीतिक है, लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य हिंदू समुदाय में विघटन पैदा करना है। मुस्लिमों के स्वयंभू ठेकेदार ओवैसी और दलितों की स्वघोषित ठेकेदार मायावती के दलित मुस्लिम एकता का नारा लगाते हुए वो थकती नहीं थी। इसके अलावा मीम आर्मी और भीम आर्मी भी इसी राह पर है, लेकिन इस घटना के बाद ना तो वहाँ भीम आर्मी दिखाई दी और ना ही मीम आर्मी। ना तो वहाँ वो कथित और दलित हितैषी नेता दिखाई दिए जो जय भीम जय मीम के नारे की आड़ में हिंदू समाज में जातिगत जहर घोलने की कोशिश करते हैं, और न ही मायावती व असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना पर कुछ कहा। लेकिन दलितों के स्वाभिमान को बचाने के लिए कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जरूर पहुंचे, जिनके खिलाफ भीम आर्मी जैसे कथित दलित हितैषी संगठन अभियान चलाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भोजपुर गांव पीपलसाना का ये मामला है। यहाँ मुस्लिम सैलून वालों ने दलित हिंदुओं के बाल काटने से इनकार कर दिया। इसको लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों में रोष है। दलितों ने घटना की शिकायत जिलाधिकारी और एसएसपी से की है। मामला तूल पकड़ता देख अफसर भी हरकत में आ गए, तो वहीं हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी दलित हिंदुओं के समर्थन में आ गए हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों का आरोप था कि मुस्लिम सैलून वाले छुआछूत के आधार पर उनके बाल काटने और दाढ़ी काटने से इनकार कर देते हैं। हेयर ड्रेसर पर छुआछूत का आरोप लगाते हुए इन युवकों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। मायावती ने अभी तक दलित समाज की एक भी बार सुध नहीं ली है। हम ओवैसी जैसे लोगों को पहले ही भंडाफोड़ कर चुके हैं। अतीत से लेकर अभी तक हमेशा ये देखने को आया है कि मुसलमान दलित गठजोड़ में हमेशा दलितों का शोषण हुआ है और मुसलमानों ने दलितों के कंधे पर बैठकर सत्ता हासिल की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी तमाम उदाहरण हमारे सामने ऐसे रखे। पिछले दिनों महाराष्ट्र में जो वंचित आघाड़ी नाम से राजनीतिक प्रयोग हुआ था, उसमें भी आपने देखा था कि उस वंचित आघाड़ी में ओवैसी के मुसलमान कैंडिडेट को तो मतदान मिल गया दलितों का, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज को, दलितों को मुसलमानों ने मतदान नहीं किया। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अब तो उनके बाल भी काटने के लिए नहीं कह रहे। ऐसे में बड़ा सामाजिक मुद्दा है, लेकिन हिंदुस्तान के टीवी चैनल इस पर बहस नहीं करेंगे और साक्षी मिश्रा पर करेंगे, क्योंकि उसके पीछे एक एजेंडा है। अब अगला मुद्दा आपको बताता हूं। मैं कई बार कह चुका हूं कि हिंदुस्तान में इस्लामिक स्टेट IS आ चुका है। मैं तो पहले से कह रहा हूं, लेकिन आज दक्षिण में तमिलनाडु में NIA ने कार्रवाई करके क्या कहा, देखिए। NIA ने तमिलनाडु में किया आतंकी साजिश का पर्दाफाश। पूरे देश में आतंकी हमलों की तैयारी थी। NIA का कहना है कि आरोपी सैयद मोहम्मद बुखारी, हसन अली और मोहम्मद यूसुफुद्दीन और उसके सहयोगियों ने बड़े पैमाने पर फंड जुटाया है। ये लोग भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इन आतंकियों का मंसूबा भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। जी हाँ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए देश भर में आतंकी हमलों की साजिश का पर्दाफाश किया है। NIA की ओर से 9 जुलाई को रजिस्टर्ड किए गए केस के मुताबिक संदिग्ध आतंकी चेन्नई और नागपट्टिनम जिले के रहने वाले हैं। इन दहशतगर्दों ने अंसारुल्लाह नाम का आतंकी संगठन बना रखा है। ये लोग भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा पूरे देश और उससे बाहर भी कई लोग इससे जुड़े हैं जो भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश रच रहे थे। इन दहशतगर्दों ने अंसारुल्लाह नाम का आतंकी संगठन बना रखा है। NIA का कहना है कि आरोपी सैयद मोहम्मद बुखारी, हसन अली और मोहम्मद यूसुफुद्दीन और उसके सहयोगियों ने बड़े पैमाने पर फंड जुटाया है और ये लोग भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इन आतंकियों का मंसूबा भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत इन संदिग्धों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। NIA ने चेन्नई स्थित सैयद बुखारी के घर और ऑफिस में छापेमारी की। इसके अलावा नागपट्टिनम जिले में हसन अली और मोहम्मद यूसुफुद्दीन के घर पर छापेमारी की गई। इन तीनों आतंकियों से फिलहाल NIA पूछताछ करने में जुटी है और इन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। NIA ने अपनी छापेमारी की कार्रवाई करते हुए 9 मोबाइल, 15 सिम कार्ड्स, 7 मेमोरी कार्ड्स, 3 लैपटॉप,
5 हार्ड डिस्क, 6 पेन ड्राइव, 2 टैबलेट और 3 CD और DVD बरामद हुई हैं। इसके अलावा तमाम मैगजीन्स, बैनर्स, नोटिस, पोस्टर्स और किताबें भी बरामद की गई हैं। मैंने कई बार कहा है कि सऊदी अरेबिया का जो इस्लाम है या सऊदी अरेबिया के जो मुसलमान हैं वो दुनिया के बाकी मुसलमानों को मुसलमान मानते नहीं, कम से कम अपने बराबर का तो बिल्कुल नहीं मानते। उनके प्रिंस के वीडियो या उनके स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया पर आपने कई बार देखे होंगे। यहां तक कि पिछले दिनों वहां पर हुए एक भगदड़ में मरे हुए लोगों के शवों के साथ सऊदी अरेबिया ने जो दुर्व्यवहार किया इस आधार पर कि वो सऊदी के है तो उसको अलग ट्रीटमेंट दी गई, वो एशियन है तो भारतीय तो थोड़ा ठीक ट्रीटमेंट दी गई, सऊदी से कम दी गई, लेकिन सबसे खराब ट्रीटमेंट उन्होंने दी अफ्रीकी देशों को। और उसका परिणाम लगातार ऐसे विरोधाभास जब सामने आ रहा है तो अब लोग हज यात्रा का विरोध कर रहे हैं। यह आवाज हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक कंट्री से उठी है, जो कि पूरी इस्लामिक कंट्री बन चुके हैं। ऐसे कई देश मिलकर क्या कहते हैं, देखिए। हज का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं दुनिया भर के मुस्लिम? क्यों कई देशों के इमामों ने हज पर न जाने के फतवे जारी किए हैं? जी हां, कई देशों के इमामों ने मुस्लिमों से हज पर नहीं जाने को कहा है। दरअसल सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पिछले कुछ समय से अपनी आक्रामक घरेलू और विदेशी नीतियों पर पर्दा डालने के लिए कथित उदारवादी सुधारों को लाकर सऊदी शासन की एक अलग छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वे अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबा नहीं पा रहे हैं। यमन में सऊदी बमों से मरने वाले नागरिकों की बढ़ती संख्या, इस्तांबुल के सऊदी दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की खौफनाक हत्या और रियाद के ईरान को लेकर आक्रामक रवैये की वजह से सऊदी के सुन्नी सहयोगी भी क्राउन प्रिंस को समर्थन देने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को मजबूर हो गए हैं। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में लीबिया के सबसे विख्यात सुन्नी मौलवी ग्रैंड मुफ्ती सादिक अली घरियानी ने सभी मुस्लिमों से इस्लाम में अनिवार्य माने जाने वाली हज पवित्र यात्रा का बहिष्कार करने की अपील की है। सादिक ने यह भी दावा किया कि अगर कोई भी शख्स दूसरी बार हज यात्रा करता है तो यह नेकी का काम नहीं बल्कि पाप होगा। इस बहिष्कार की अपील के पीछे तर्क ये है कि मक्का में हज के जरिए सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। मजबूत अर्थव्यवस्था के जरिए सऊदी की हथियारों की खरीद जारी है, जिससे अमन और अप्रत्यक्ष रूप से सीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, सूडान और अल्जीरिया के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। मौलवी सादिक ने आगे कहा कि हज में निवेश करना, मुस्लिम साथियों के खिलाफ हिंसा करने में सऊदी की मदद करना होगा। सादिक पहले विख्यात मुस्लिम स्कॉलर नहीं है जो हज के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। सुन्नी मौलवी और सऊदी अरब के प्रखर आलोचक यूसुफ अल काराडाबी ने अगस्त महीने में फतवा जारी किया था, जिसमें हज की मनाही की गई थी। इस फतवे में कहा गया था कि भूखे को खाना खिलाना, बीमार का इलाज करवाना और बेघर को शरण देना अल्लाह की नजर में हज पर पैसे बहाने से ज्यादा अच्छा काम है। सऊदी अरब का प्रभाव केवल राजनीतिक और सैन्य तौर पर ही नहीं बल्कि इस्लाम के साथ इसका ऐतिहासिक रिश्ता भी काफी अहमियत रखता है। इस्लाम के दो सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरब में ही है और यही काबा और पैगंबर मोहम्मद की मजार है। और यही वजह है कि सऊदी अरब का प्रभाव केवल अरब पड़ोसियों में ही नहीं बल्कि लगभग मुस्लिम दुनिया पर है। हर साल करीब 23 लाख मुस्लिम हज के लिए मक्का जाते हैं और इस्लाम के साथ इस रिश्ते की वजह से सुन्नी अरब दुनिया नियमित तौर पर सऊदी शासन से मार्गदर्शन लेती रही। ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति और पूरे क्षेत्र में इसके फैल जाने के डर से सऊदी अरब ने खुद को इस्लाम के ब्रांड के तौर पर पेश करने के लिए दुनिया भर में मस्जिदों की फंडिंग में लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं। सऊदी अरब खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में पेश करता रहा। और मैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक सलाह देने जा रहा हूं, प्रार्थना करने जा रहा हूं कि मोदी जी आपने स्वच्छ भारत अभियान को बहुत अच्छा हिंदुस्तान में प्रभाव बनाया, सफाई भी हो रही है, लेकिन ये वीडियो जो साथ में चल रहा है ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। हिंदुस्तान की संसद जहां पर सफाई करने के लिए सैलरी दी जाती है, लोग सफाई के लिए हैं, वहां पर संसद सत्र जब भी नहीं चलता है तब भी सफाई होती है। ऐसी जगह सफाई करने के बजाय भारत स्वच्छ अभियान का
ये अभियान चलाने वाले राजनेता, आपके मंत्री अगर सचमुच में जहां पर गंदगी है वहां पर जाकर अगर सफाई करते तो ज्यादा अच्छा होता। और मानो किसी कारणों से जा नहीं पा रहे और संसद में ही करनी है तो उसको भारत स्वच्छ अभियान कहने के बजाय प्रतीकात्मक अभियान कहा जाए। कम से कम इस आपके इतने पवित्र अच्छे अभियान के प्रति लोगों की धारणा नहीं बदलनी चाहिए, जो कि हिंदुस्तान क्या जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। आपके क्रेडिबिलिटी पर सवाल न खड़ा हो, इस अभियान की मजाक न उड़े, इसलिए मेरी सलाह है ऐसा मैं अपने मन से प्रधानमंत्री को कह रहा हूं। और इसके साथ एक वीडियो आपको और दिखाना चाहता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री ने कैसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। देखिए ये बच्चा, देखिए ये बच्चे का फुल वीडियो आपको दिखाते हैं। ये बच्चा वो बच्चा है जो किसी समारोह में शायद शादी वगैरह में गया है, वहां उसको नीचे पड़े हुए जो कचरा दिख रहा है उसको उठाकर और डस्टबिन के अंदर डाल रहा है, उसके ऊंचाई के अनुसार डाल रहा है। मां या परिवार का कोई सदस्य उसको खींचकर वापस बुलाता है तो भी नहीं आता है, फिर बार बार जाकर वहां पर वो डाल रहा है। ये उसका मोदी जी के सफाई अभियान के प्रति इतने छोटे बच्चे पर भी कितना अच्छा संस्कार हुआ है। अब देखिए बड़े बड़े उम्र के लोग उसको रोक रहे, लेकिन ये बार बार जाकर वही काम वहां पर कर रहा है। मोदी जी, मेरा मोदी जी को कहना है कि इस बच्चे को आप स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, राजदूत बनाइए, और किसी को भी आपके इस अभियान को केवल फोटो सेशन करने की छूट मत दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा लेते हैं, जस्टिस फॉर सिख। यह सिखों के लिए, सिखों के नाम से नाम रखकर काम करने वाली एक ऐसी संस्था जिसके संदिग्ध गतिविधियां देखने पर सरकार ने उस पर बैन लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए आपके केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस पर लगाया बैन। पाक के इशारे पर भारत के खिलाफ उगल रहा था जहर। 2007 में जब से यह संगठन बना है, अभी से विदेशी जमीन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और खालिस्तान की वकालत कर रहा है। लेकिन अब सिख फॉर जस्टिस संगठन भारत द्वारा प्रतिबंधित किए गए संगठनों की सूची में सबसे नया नाम है। भारत सरकार ने 10 जुलाई को सिख फॉर जस्टिस संगठन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध भारत सरकार ने इस संगठन द्वारा भारत के खिलाफ देश विदेश में चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद लगाया है। यह संगठन पिछले 3 सालों से सक्रिय है। वैसे तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है, लेकिन यह दावा कर रहा है कि दुनिया के कई देशों में इसके समर्थक हैं। वैसे तो सिख फॉर जस्टिस संगठन यह दावा करता रहा है कि दुनिया भर में उसके 2 लाख ऑनलाइन समर्थक हैं, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों को इसके 10 प्रमुख कार्यकर्ताओं की जानकारी मिली है। इसमें अवतार सिंह पन्नू, हरदीप सिंह निज्जर, गुरपतवंत सिंह पन्नू, परमजीत सिंह पम्मा प्रमुख हैं। ये संगठन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया समेत कई और देशों में अपनी गतिविधियां चला रहा है। इस संगठन का मुख्य मकसद है पंजाब के माहौल को अशांत करना और खालिस्तान मूवमेंट जो कि खत्म हो चुका है उसको दोबारा जिंदा करना। भारत की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस संगठन के काम में सीधे तौर पर पाकिस्तान मदद कर रहा है। 2007 में जब से यह संगठन बना है, तभी से विदेशी जमीन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और खालिस्तान की वकालत कर रहा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण 30 जून है। इंग्लैंड में भारत बनाम इंग्लैंड मैच में देखा गया। इस संगठन का प्रमुख सदस्य परमजीत सिंह पम्मा स्टेडियम में मैच के दौरान खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाता देखा गया। इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका में सार्वजनिक जगहों पर इस संगठन के प्रदर्शन देखे गए हैं, जिसमें काफी लोग शामिल हुए थे। सिख फॉर जस्टिस कराची से रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस 2020 के नाम की अपनी वेबसाइट चला रहा है। वह यहाँ पर अपना एजेंडा उगलता है जो कि भारत विरोधी है। यह संगठन भारत द्वारा प्रतिबंधित किए गए संगठनों की सूची में सबसे नया नाम है। इस कदम के बाद भारत की एजेंसियां जल्द ही उन देशों को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगी जहां पर यह संगठन भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। भारत में इस संगठन और उसके सदस्यों पर अब तक कुल 11 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा कई मामलों में जांच चल रही है। NIA, पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियों ने इस संगठन के कई मॉड्यूल पिछले कुछ सालों में भारत में पकड़े हैं और इसी से जुड़े एक और ताजा घटनाक्रम में भारत सरकार ने बुधवार को ही राज्यसभा में सूचित किया था कि उसको जानकारी मिली है कि कनाडा में ISI की मदद से खालिस्तान समर्थक गतिविधियां चल रही हैं और इन सब पर उसकी नजर है।
तो चलिए, कई मुद्दे हमने आपके सामने उठाए हैं। बिंदास बोल में क्या हो मुद्दे, ये बताने के लिए भी हम हमारे सोशल मीडिया के हैंडलों का और हमारे फोन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपकी बातों को हमेशा उठाता रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। सबसे लंबा छलांग हम ही मारे, वो भी बिना किसी जोड़ों के दर्द के, क्योंकि डॉक्टर ऑर्थो है जोड़ों के दर्द का बेजोड़ दर्द। Dr. Ortho celebrates the release of Super 30, releasing on the 12th of July at a theater near you.